हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा पे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं और कौन से वो 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। साथ ही हमने देखा था कि 30 दिसंबर 1955 को हमें हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 मिला। तब से लेके आज तक इसे 6 बार अमेंड भी किया जा चुका है। 1986 में सबसे पहला अमेंडमेंट आया था जब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की बात आ गई थी, क्योंकि उसके पहले लॉ ये था कि जिसका भी जन्म भारत में हो गया वो भारतीय नागरिक कहलाएगा, जिसके वजह से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेशंस होने लगे थे इंडिया में। उसको रोक लगाने के लिए 1986 के अमेंडमेंट के थ्रू रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया कि भारतीय होने के लिए कम से कम आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी एक का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए। 2004 में फिर से अमेंडमेंट लेकर आया गया और बोला गया कि आपके माता पिता भी भारतीय हों, साथ ही ये भी देखना है कि उसमें से कोई एक इलीगल इमिग्रेंट ना हो। तब से ये इलीगल इमिग्रेंट काफ़ी चर्चा में था। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि सिटीजनशिप क्या होता है। तो सिटीजनशिप को एज सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, पर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल और स्टेट का जो रिलेशनशिप है उसे आप सिटीजनशिप कह सकते हैं। सिटीजनशिप एक तरीके से आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है एज अ लीगल मेंबर ऑफ द कंट्री। सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 5 से लेके 11 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप सिटीजनशिप के रेगुलेशन के लिए कोई भी लॉ लेकर आ सकते हैं। साथ ही ये पावर एंट्री नंबर 17 ऑफ लिस्ट 1 भी देता है पार्लियामेंट को, जो बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, एलियंस के बारे में और नेचुरलाइजेशन के बारे में। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को 6 बार अमेंड किया गया, लेकिन जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 था वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में था। क्यों था ये सब आपको पता है, लेकिन हम आज बात करेंगे कि इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है इस एक्ट का और क्या क्या क्रिटिसिज्म रहे इस एक्ट को लेके। 2016 में लोकसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पेश किया गया। फिर उस बिल को रेफर कर दिया गया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 7 जनवरी 2019 को। फिर इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया 8 जनवरी 2019 को। 16th लोकसभा डिसॉल्व होने वाली थी, इस वजह से उस समय ये बिल पास नहीं हो पाया था। फिर इस बिल को 9 दिसंबर 2019 को दोबारा लोकसभा में पेश किया गया। 10 दिसंबर 2019 को इस बिल को लोकसभा से पास करा दिया गया था और 11 दिसंबर को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। ऑल्दो इस बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट मिल चुकी है, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बन चुका है, बट स्टिल अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई थी। कुछ चीज़ों की वजह से लोग मिसगाइडेड हो गए थे। हम बात करेंगे इस एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से, लेकिन उसके पहले हम 2 वर्ड्स पे चर्चा करेंगे। पहला है इलीगल इमिग्रेंट और दूसरा है रिलीजियस परसिक्यूशन। इलीगल इमिग्रेंट मतलब होता है वो लोग जो अपने देश से हमारे देश में आए हों विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब ना उनके पास वीज़ा हो ना उनके पास पासपोर्ट हो, उसके बावजूद वो इंडिया में एंटर कर दिए हो तो वो इंडिया के लिए इलीगल इमिग्रेंट कहलाएंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट तो होता है वैलिड, मतलब उनके पास वीज़ा और पासपोर्ट तो होता है, लेकिन उन्हें एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया कि आप इतने ही दिन तक इंडिया में रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर वो अपना स्टे को एक्सटेंड कर देते हैं, जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड करके भारत में रुकते हैं, तो उन्हें भी इलीगल इमिग्रेंट कहा जाएगा। इलीगल इमिग्रेंट के लिए अगर लॉज की बात करें तो जो हमारा फॉरेनर्स एक्ट है और जो पासपोर्ट एक्ट है वो कहता है कि ऐसे लोगों को डिबार किया जाए, साथ ही इनको या तो जेल में डालो या जहाँ से ये आए हैं वहाँ पे इनको डिपोर्ट करा दो। तो फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट तो इसके बहुत ही खिलाफ है। जब बात आती है सिटीजनशिप
एक्ट 1955 की, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी बार करता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स कभी भी इंडियन सिटीजन्स नहीं बन पाएंगे, उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है अंडर सेक्शन 5 जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करता है, और ना ही उन्हें सिटीजनशिप मिल सकती है अंडर सेक्शन 6 जो नेचुरलाइजेशन के बारे में बात करता है। इन दोनों सेक्शंस को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है नेचुरलाइजेशन की, इसको भी मैंने डिस्कस किया है मेरे प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको भी देखें। फिलहाल के लिए इंडिया की सिटीजनशिप आपको नहीं मिल सकती है अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हैं। अब बात करते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन के बारे में। तो परसिक्यूशन का मतलब होता है दुर्व्यवहार। तो रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब होता है कि किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ या इंडिविजुअल के साथ अगर लोग इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ, तो उसे रिलीजियस परसिक्यूशन कहते हैं। और वो परसिक्यूशन इस हद तक होता है कि व्यक्ति उस जगह को छोड़ के भागने की कोशिश करता है, दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में शरण लेने की कोशिश करता है। तो अभी हमने बात किया कि इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया में सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ना ही फॉरेनर्स एक्ट अलाउ करता है, ना ही पासपोर्ट एक्ट अलाउ कर रहा है, और ना ही हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 अलाउ कर रहा है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में कुछ चेंजेस लाने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लाया गया। चेंजेस यही थे कि जिन लोगों के साथ रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं इन 3 देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस एक्ट के थ्रू हम उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस लॉ। तो ऑब्जेक्ट बात करता है कि दिस एक्ट टॉक्स अबाउट इंक्लूजन ऑफ दोज पीपल हु अमाउंट टू बी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इन द 3 कंट्रीज, दैट इज बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें आ जाते हैं आपके हिंदूज, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और पारसी। इन 6 कम्युनिटीज़ के बारे में बात हो रही है कि अगर ये 6 कम्युनिटीज़ इन 3 देशों में रिलीजन के नाम पे परसिक्यूट की जा रही हैं और ये वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में हैं, और अगर वहाँ से परसिक्यूट होके वो इंडिया में शेल्टर ढूंढते हुए इंडिया में इलीगली एंटर कर चुकी हैं, तो हम उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप देंगे। बात ये हुई कि ये मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर रहा है, तो यहाँ पे मुस्लिम को एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है। अगर कोई मुस्लिम किसी भी देश में परेशान है और उसको इंडिया में सिटीजनशिप चाहिए तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। हमारे पास प्रोसेस है, सेक्शन 5 थ्रू रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 6 थ्रू नेचुरलाइजेशन, आपको इंडिया में सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ इंक्लूजन की बात कर रहा है उन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ की जो इन 3 देशों में बहुत परेशान है और उस देश को छोड़ के वो इंडिया में इलीगली घुस चुके हैं, तो उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। आई होप मैं क्लियर हूँ। आगे बात करेंगे फीचर्स के बारे में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। तो कहता है कि भाई हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 में चेंजेस लाएंगे, जहां पे बात हो रही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, वहां हम इलीगल इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे अमेंडमेंट लाके। किनको प्रोवाइड किया जाएगा? हिंदूज, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और पारसीज को, जो इन 3 कंट्रीज में एज अ परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज थे और वो लोग वहां से भागते हुए इलीगली इंडिया में एंटर कर चुके हैं। तो द लेजिस्लेशन अप्लाइज टू दोज हु आर फोर्स्ड एंड कंपेल्ड टू सीक शेल्टर इन इंडिया ड्यू टू परसिक्यूशन। उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ कि वो इंडिया में शेल्टर ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी थ्रू दिस एक्ट। नेक्स्ट बात करता है कि जो इलीगल इमिग्रेशन के लॉज हैं, मतलब जेल में डाल देना और उनको इंडिया की सिटीजनशिप से डिबार कर देना, उन सब से हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। प्रोटेक्ट सच पीपल फ्रॉम प्रोसीडिंग्स ऑफ इलीगल माइग्रेशन। नेक्स्ट बात करता है कि जो हमने सेक्शन 6 पढ़ा था सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, जहाँ पे नेचुरलाइजेशन के सर्टिफिकेट की बात हो रही थी, वहाँ कुछ इसेंशियल कंडीशंस हमने डिस्कस किए थे जो शेड्यूल नंबर 3 में दिया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। वो कहता है कि अगर आपको इंडिया में रहना है और आपको सिटीजनशिप चाहिए बाई नेचुरलाइजेशन, तो आउट ऑफ 14 ईयर्स कम से कम आप इंडिया में 11 ईयर्स रहे हों। तो उस टाइम स्पैन को रिलैक्स करके 5 साल कर दिया गया। रिलैक्सेस द रिक्वायरमेंट फॉर नेचुरलाइजेशन दैट इज 5 ईयर्स
फ्रॉम 11 ईयर्स। आउट ऑफ 14 ईयर्स आपको 11 साल इंडिया में रहना था, लेकिन अब उस 11 साल को हटा के 5 साल कर दिया जाएगा फॉर दीज परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़। उसके बाद कहते हैं कि कट ऑफ डेट भी बताई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग इंडिया में एंटर किए होंगे ये लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उनको हम इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे, वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे, सारे बेनिफिट्स वो इंजॉय करेंगे। साथ ही जो भी उनके ऊपर इलीगल इमिग्रेशन के लॉज हैं उन सबको क्लोज कर दिया जाएगा। इस एक्ट में एक्सेप्शन की भी बात होती है। कहते हैं कि ये एक्ट कुछ ट्राइबल एरियाज़ पे अप्लाई नहीं होगा। ट्राइबल एरियाज़ ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जिसके बारे में हम 6th शेड्यूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे इस एक्ट का कोई एप्लीकेशन नहीं होगा। साथ ही वो एरिया जो इनर लाइन परमिट के अंदर आता है वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो अब बात करेंगे क्रिटिसिज्म्स के बारे में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया और यही रीज़न है कि अभी तक इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में नहीं हो पाया है। जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले बोला गया कि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाकर मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। ये एक्ट मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। साथ में ये भी कहा गया कि इस एक्ट को लाकर आप सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को भी वायलेट कर रहे हैं, आप इक्वालिटी, जस्टिस और लिबर्टी के भी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। अगर आप इलीगल इमिग्रेंट को परसिक्यूशन के बेसिस पे सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक कट ऑफ डेट बता दिया है आपने कि उसके पहले कोई भी आया हो इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे तो हम उसको इंडिया में सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप परसिक्यूशन के बेसिस पे सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी हैं जिनके साथ परसिक्यूशंस हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे शिया मुस्लिम, बलोची मुस्लिम, अहमदिया मुस्लिम, इनके साथ बहुत ही भेदभाव होता है, इनका भी मार काट लगा रहता है पाकिस्तान में। तो परसिक्यूशन के बेसिस पे इनको भी सिटीजनशिप क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे हज़रा मुस्लिम्स हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। जब हम म्यांमार और श्रीलंका की बात करते हैं तो कह रहे हैं वहाँ पे भी मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो लोगों का कहना है कि आप मुस्लिम्स को क्यों नहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों आप फोकस हो गए इन 6 कम्युनिटीज़ पे ही, और क्यों आप सिर्फ इन 3 देशों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात करना ही है तो म्यांमार और श्रीलंका वगैरह के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि रिलीजियस परसिक्यूशन इन 3 देशों का मोनोपोली नहीं है, रादर परसिक्यूशन सिर्फ नॉन मुस्लिम्स का भी नहीं होता है बल्कि मुस्लिम्स का भी परसिक्यूशन होता है। तो आपने मुस्लिम्स को क्यों अलाउ नहीं किया इस एक्ट में। एक छोटी सी चीज़ और ध्यान में रखते हैं कि हमारे इंडिया में फॉलो होता है वसुधैव कुटुंबकम का पॉलिसी। तो पारसीज आए थे 12th सेंचुरी में इंडिया में। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान के कुछ लोग इंडिया में आए, इंडिया के कुछ लोग पाकिस्तान में गए। फिर 1979 में जब सोवियत यूनियन से वॉर हुआ था तो अफगानिस्तान से भी लोग भाग के इंडिया में आए, शरण लिए। वही 1959 में तिब्बत से दलाई लामा, वो लोग तिब्बतियन थे, वो भी आए 1959 में। म्यांमार से भी 2014 में रोहिंग्यास आए। बांग्लादेश से जब वहाँ पे वॉर हुआ तो 1971 में बांग्लादेशी असम में घुस गए। फिर वही 1980 और 1990 की बात करें तो श्रीलंकन्स भी आए हैं। तो अगर आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं तो सारे नेबरिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड करिए ना। आप क्यों फोकस हो जा रहे हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे, बाकियों को क्यों छोड़ रहे हैं। और इस तरीके से बोला गया कि ये लॉ जो है इक्वालिटी के बेसिस पे नहीं बनाया गया है और ये मुस्लिम्स को टारगेट कर रहा है। अब इसके सपोर्ट में जो लोग हैं उनका कहना है कि भाई ये मुस्लिम्स को टारगेट नहीं कर रहा है। अगर पाकिस्तान में मुस्लिम दुखी हैं तो वो रेफ्यूज़ीज़ के तौर पे या डायरेक्ट सिटीजनशिप ले सकते हैं नेचुरलाइजेशन के थ्रू या रजिस्ट्रेशन के थ्रू, जो हमने सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में डिस्कस किया था। साथ में ये भी बोला गया कि जो बलूची मुस्लिम्स की बात कर रहे हो तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान में पहले से ही लड़ाई है। अब हम उसमें इंटरफेयर करके पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी करेंगे। तो अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए इंडिया में और वो किसी भी कारण से अपने देश में दुखी हैं तो वो सिटीजनशिप क्लेम कर सकते हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन। तो हमने रास्ता बंद नहीं किया है, रादर वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़। हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप इंडिया में मत आइए। साथ ही ये भी बोला गया कि जो मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के, ये सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें, हम इन्हें रोकेंगे नहीं।
हरीश साल्वे जी का नाम आपने सुना होगा। उनका कहना था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनका खुद का स्टेट रिलीजन है, ये इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हैं, ये अपने लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये व्यक्ति इस्लाम को फॉलो कर रहा है, ये व्यक्ति इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये 3 कंट्रीज़ पे फोकस हो रहा है, क्योंकि ये इस्लामिक रूल्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं अपने नेशन में, ऐसा हरीश साल्वे जी का कहना है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि CAA जो लेकर आए हैं ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है, किसी भी गवर्नमेंट की गवर्नेंस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम ये कानून लेकर नहीं आए हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी दिया कि वन एविल डज नॉट नीड टू एड्रेस ऑल द एविल्स इन द नेशन। और साल्वे जी ने कहा कि रही बात परसिक्यूशन इन म्यांमार की, तो वहाँ पे बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है और म्यांमार का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। एक और सवाल बार बार उठने लगा कि क्यों हम अदर नेशंस में रह रहे सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रहे, क्यों हम सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे फोकस हो गए। तो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री देखने की कोशिश करें तो जो अनडिवाइडेड इंडिया था, जो ब्रिटिश इंडिया था, उसमें ये तीनों कंट्रीज इंक्लूडेड थी। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज सिविलाइजेशनल ऑब्लिगेशन बन जाता है उन्हें प्रोटेक्ट करने का। ये सारी कंट्रीज इंडिया के साथ सिविलाइजेशनली टाइड हैं। हमारा एक दायित्व तो बनता है कि वहाँ पे रह रहे माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। साथ ही साथ जिन सर्कमस्टेंसेस में पार्टीशन हुआ था उसके वजह से जो सिचुएशंस देखने को मिल रही है उसमें जो हिंदूज़ हैं और अदर माइनॉरिटीज़ ग्रुप है वो लगातार डेटोरिएट हो रही है, लगातार कम होता जा रहा है उनका जनसंख्या। अगर 1971 के पहले की बात करते हैं तो जो अनडिवाइडेड पाकिस्तान था, मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, वहां पे 23% नॉन मुस्लिम कम्युनिटी पाई जाती थी। लेकिन जब डिवीजन हो गया तो पाकिस्तान में 3% नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज थी और बांग्लादेश में 20% नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज थी। लेकिन धीरे धीरे घटते घटते 1.85 का रेशियो बचा है पाकिस्तान में और 10% का रेशियो बचा है बांग्लादेश में नॉन मुस्लिम्स का। तो इसलिए भी हमारा एक ऑब्लिगेशन बन जाता है कि हम वहां पे रह रहे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें। साथ ही साथ आपने सुना होगा नेहरू लियाकत पैक्ट के बारे में। ये पैक्ट क्यों साइन किया गया था? ये पैक्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के बीच में साइन किया गया था 1950 में। ये प्रायर टू पार्टीशन हुआ था। साइन इसलिए किया गया था ताकि सिक्योरिटीज और राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज का ध्यान रखा जाए। और इस पैक्ट में बात किया गया था सर्टेन फ्रेमवर्क के बारे में कि किस तरीके से दोनों कंट्रीज में माइनॉरिटीज़ का ट्रीटमेंट होगा, उनके राइट्स को आपको प्रोटेक्ट करना होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान ने ये भी एश्योर किया था कि जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होंगी हमारे देश में, मतलब भारत में, और जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होंगी पाकिस्तान में, उनको प्रॉपर और इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। जो ट्रीटमेंट आप मेजॉरिटी ग्रुप को देंगे वही ट्रीटमेंट आप माइनॉरिटीज़ ग्रुप को भी देंगे। और जो बात बार बार की जा रही है रिगार्डिंग द नेबरिंग कंट्रीज कि आप नेबरिंग कंट्रीज को क्यों प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं अंडर CAA, तो कहा जा रहा है कि भाई अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ सेपरेटली डील कर लेंगे, जैसा कि डील भी किया गया था इन द केस ऑफ परसिक्यूशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। आप सेकेंड क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि CAA के थ्रू आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी के बारे में, ये इक्वल प्रोटेक्शन की बात कर रहा है टू द सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। तो क्यों इस एक्ट में आप इक्वल प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं टू द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन? साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं आप उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स, तो ये अच्छा ग्राउंड नहीं है सिटीजनशिप के लिए। ये भी बोला जा रहा है कि आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट रीजनेबल क्लासिफिकेशन, और जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा वो नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए। तो CAA एक एग्जाम्पल है क्लास लेजिस्लेशन का। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जो कि एक अच्छा ग्राउंड नहीं है। तो इसके जवाब में सपोर्टर्स का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने ये परसेप्शन क्रिएट कर रखा है कि CAA इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस क्राइटेरिया, तो ऐसा नहीं है। CAA बेस्ड है रिलीजियस क्राइटेरियाज पे उन नेशंस के लिए जहाँ पे माइनॉरिटीज़ का परसिक्यूशन हो रहा है ड्यू टू रिलीजन, और वो 3 देश हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक रूल्स बहुत टाइट हैं और इनका स्टेट रिलीजन भी है। साथ ही बोला जा रहा है कि आर्टिकल 11
पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाइए। एंट्री नंबर 17 पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि आप सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाइए। तो जो ये फॉरेनर्स की एंट्री है इंडिया में, इसको हम सॉवरेन स्पेस कहते हैं और यहाँ पे जुडिशरी इंटरवीन करना नहीं चाहती है। इसलिए कोर्ट भी किया गया था डेविड जॉन हॉपकिंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 को, जहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट का कहना है कि राइट ऑफ यूनियन टू रिफ्यूज सिटीजनशिप इज एब्सोल्यूट। अगर यूनियन आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो ये उनका एब्सोल्यूट अधिकार है एंड नॉट फैटर्ड बाय इक्वल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 14। और आप इसको आर्टिकल 14 में लेकर नहीं आ सकते कि हमें इक्वल प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। ये एब्सोल्यूट राइट है यूनियन का, पार्लियामेंट का, वो जैसे चाहे वैसे लॉ बना सकते हैं क्योंकि उनको एक अच्छा खासा पावर मिलता है आर्टिकल 11 के थ्रू भी और एंट्री नंबर 17 ऑफ लिस्ट 1 के थ्रू भी। दूसरा केस आता है लॉइस डी रेदेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, जिसमें कहा गया कि फॉरेनर्स के राइट को हम कन्फाइन करते हैं आर्टिकल 21 तक, लेकिन उस राइट में आप सिटीजनशिप को एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। लास्ट क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि क्यों नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो CAA को ऑब्जेक्ट कर रहे थे। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे ना, वहाँ पे बांग्लादेशी घुसते जा रहे थे असम में, तो इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका कहना था जो ये इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनके वजह से हमारी डेमोग्राफी खतरे में आ सकती है, हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है, साथ ही साथ हमारा जो इंडिजीनियस कल्चर है ये इरोज हो जाएगा। उनका ये भी मानना था कि लाइवलीहुड भी खतरे में आ जाएगी और वो कहते थे कि ये एक्ट जो है असम अकॉर्ड को वायलेट कर रहा है, क्योंकि असम अकॉर्ड में जो कट ऑफ डेट है वो 24 मार्च 1971 है। बोला गया है कि इसके बाद अगर कोई भारत में आता है या असम में एंटर करता है, इमिग्रेंट कहलाएगा और उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा उसके नेशन में। लेकिन जब हम CAA की बात करते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ डेट रख दी गई 31 दिसंबर 2014 और बोला गया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे उन्हें हम सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। तो असम के लोग कह रहे थे कि भाई जो इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे उनको इलीगल ही मानो और उन्हें उनके देश में डिपोर्ट कर दो, उन्हें हमारे यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके वजह से हमारा फ्यूचर खतरे में आएगा। लेकिन जो सपोर्टर्स थे CAA के, उनका कहना था नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी सेंसिटिविटी डाइल्यूट नहीं होगी, ये एक्ट जो है असम सेंट्रिक नहीं है बल्कि ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। उनका ये भी कहना था कि हम NRC को वायलेट नहीं करेंगे। साथ ही जब हमने एक्सेप्शन पढ़ा तो देखा कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं असम के, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है इस एक्ट से, ये एक्ट उन पे अप्लाई नहीं होगा। तो कंक्लूडिंग रिमार्क देते हुए मैं बस यही कहूँगी कि पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिला है आर्टिकल 11 के थ्रू। आर्टिकल 11 एक इनेबलिंग प्रोविज़न है जो पार्लियामेंट को कहता है कि आप सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बना सकते हैं। तो जब लॉज बनाए जाएं तो देखा जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ना हो, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है हमारे भारत में उसको ध्यान में रखा जाए, लेकिन किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो। थैंक यू, नमस्ते।